मन में यह विचार आता है इस उम्र में कि हमें आगे क्या करना है, हमें भविष्य में क्या करना है, हमें कौन सा कैरियर चुनना है, तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। और मैं आपको ये कहूँगा कि यस, प्रशासनिक अधिकारी बनना, आईएएस बनना या आरएएस बनना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन, नो डाउट अबाउट इट। बट आपको कैरियर वो चुनना चाहिए जो आपका दिल कहता है, जो जो आपकी इच्छा है, जो आपका पैशन है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। चीन के एक महान संत कन्फ्यूशियस ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, चूज अ जॉब यू लव एंड देन थ्रू आउट योर लाइफ यू वोंट हैव टू वर्क फॉर अ सिंगल डे। अपने लिए उस काम को अपने प्रोफेशन के रूप में चुनो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। उसके बाद जीवन में एक भी दिन आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप चुनोगे अगर वो आपको पसंद का है तो उसको खुशी खुशी करोगे, बहुत मन से करोगे, आपको कार्य जैसा या बोझ जैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक जो कैरियर है वो वन ऑफ द बेस्ट कैरियर है। वापस ये मैं बात कहना चाह रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं खुद एक प्रशासनिक अधिकारी हूं, पर इसलिए कि जो अवसर आपको मिलता है, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मान लीजिए जैसे आप एक टीचर हैं, तो टीचर होना, गुरु होना बहुत ही श्रेष्ठ बात है, बहुत ही उत्तम बात है और बहुत ही एक आदर का कैरियर है। पर आप एक बार में एक क्लास में बैठे हुए 40 बच्चों को पढ़ा पाएंगे। जब आप प्रिंसिपल बन जाएंगे तो शायद आप पूरे स्कूल को संभालेंगे, तो शायद 500 बच्चों को संभाल पाएंगे। पर यदि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो संभवतः पूरे जिले के सभी स्कूलों का दायित्व आपके ऊपर हो सकता है। हो सकता है 2-4 साल बाद ही या 10 साल बाद राजस्थान भर के हजारों स्कूल और लाखों बच्चे आपके कार्य से लाभान्वित हो। तो प्रशासनिक सेवाओं में जो कैनवस है वो बहुत वाइड होता है, वो बहुत वाइड होता है। यह बात मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं। पॉजिटिव काम करो तो भी और नेगेटिव काम करो तो भी। कैरियर के बारे में मार्टिन लूथर किंग ने एक बात कही है कि कोई भी पद या कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि आपको सड़क की सफाई करने का कार्य भी दे दिया जाए तो उसे आप उस मेहनत से, उस लगन से, उस कर्तव्य निष्ठा से करें जिस प्रकार माइकलएंजेलो पेंटिंग बनाया करते थे, जिस प्रकार बीथोवन संगीत की रचना करते थे, जिस प्रकार शेक्सपियर ड्रामा या कविता लिखा करते थे। और यदि आसमान से फरिश्ते गुजर रहे हों और वो नीचे जमीन पर झांकें तो ये अवश्य पूछें वह व्यक्ति कौन है जिसने अपना काम इतनी उत्कृष्टता से किया है, इतने परफेक्शन से किया है। तो यह कथन सभी प्रोफेशंस को, सभी कैरियर अपॉर्चुनिटीज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आता है। ये बात समझ में आ गई? अगर आप अपने पापा के कहने से या मम्मी के कहने से या दोस्तों के कहने से अगर आज यहां आए हैं, या वो क्यों आप प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आपके पापा चाहते हैं, तो इस बात की संभावना कम है कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको अंदर से लगता है कि हां मुझे तो प्रशासनिक अधिकारी ही बनना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे। आई बात समझे? आज से 150 साल पहले एक किताब लिखी गई, लुइस कैरोल ने वो किताब लिखी थी 1865 में, द एलिस इन वंडरलैंड। नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा थी वो, अब शायद नहीं रही होगी इसलिए अब नहीं सुना। महत्वपूर्ण बात क्या है उसमें, एलिस अपने गुरु से पूछती है, गुरु एक चेशायर कैट होती है, एक बिल्ली होती है, एक इसमें ड्रामा है, उसमें जब एलिस आप ही की तरह
दोराहे पे खड़ी होती है, उसको तय करना होता है कि मुझे आगे कौन सा रास्ता चुनना है। तो उस बिल्ली से पूछती है कि हे बिल्ली, मुझे आगे की राह दिखाओ। तो बिल्ली उससे पूछती है कि तुम जीवन में कहाँ जाना चाहती हो? तो कहती है आई जस्ट वॉन्ट टू गो समवेयर। तो बिल्ली कहती है देन वॉट डिफरेंस डज इट मेक, टेक एनी रोड यू विल रीच समवेयर। मैं आपको हिंदी में बताता हूं। वो जब उससे पूछती है दोराहे पे कि मुझे कहाँ जाना है, तो उससे लक्ष्य पूछती है बिल्ली। तो एलिस कहती है कि मुझे मेरा लक्ष्य नहीं पता, मैं कहीं भी जाना चाहती हूँ। तो बिल्ली ने कहा कि फिर तुम रास्ता क्यों पूछ रही हो, कोई भी सड़क पकड़ लो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगी। आपको ये तय करना है कि क्या आपके जीवन का कोई लक्ष्य है। अगर अब तक नहीं था तो अब वह समय आ गया है जब आपको अपने लक्ष्य का और अपने जीवन की नियति का, आपकी डेस्टिनी का चुनाव करना है, और वो समय अब आ गया है। और बहुत लोग आपको गाइड करेंगे, आपके पेरेंट्स गाइड करेंगे, आपके गुरु गाइड करेंगे, पर यह हमें तय करना है। तो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम गोल सेटिंग। अपने लक्ष्य तय करने से शुरू कर रहे हैं। मैं कुछ आपको एब्स्ट्रैक्ट बातें बता रहा हूँ। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है ना, प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या होता है, कौन सा ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग है, इस विषय पे मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, यह तो आपको कोई भी बता देगा। मैं जो बात बता रहा हूं यह बात आपको और कोई नहीं बताएगा। आगे बात समझे। सबसे पहले गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब क्या है? गोल सेटिंग का मतलब है कि वह लक्ष्य जो आपको जीवन में प्राप्त करना है वो तय कर लिया। जैसे द्रोणाचार्य ने जब जो पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने पूछा था पांडवों से एक एक करके कि भाई भीम बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है, युधिष्ठिर बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो सबने बताया, नकुल, सहदेव तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो उन्होंने बताया कि साहब हमें पूरा जंगल दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं, आसमान दिखाई दे रहा है, हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। पर जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे उस पीपल के पेड़ पर टंगी हुई काष्ठ की चिड़िया, लकड़ी की चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब हम हमारा लक्ष्य तय कर लेंगे और सिर्फ वो ही हमें नजर आएगा, फिर उसके बाद कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई सिनेमा नहीं, कोई दोस्त नहीं। मैं फेसबुक और व्हाट्सएप का नाम लिया तो बहुत सारे पेरेंट्स ने घूम करके अपने बच्चों की तरफ देखा। यह इस बात के प्रासंगिक होने का प्रमाण है। तो ये तय कर लें। और अगर आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो निश्चित है कि जैसे अर्जुन जब अपना बाण चलाते थे और सीधा अपने लक्ष्य को भेदता था, आप जो भी जीवन में काम करेंगे सीधा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे पहला मंत्र यही है। तो तय कर रहे हो अभी? मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप ये चाहते हो कि आपने जो अपने जीवन में तय कर रखा है वो आपको मिल सके, अगर आप एग्जाम्स में या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बेटर रिजल्ट्स चाहते हैं, अगर आप जीवन में वो परिणाम चाहते हैं, एक तो होता है सोचना, चाहना, और एक उसको प्राप्त करना। तो जो आपने सोच रखा है उससे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुन लें और अगर उसका 50% भी अनुसरण कर लें, तो मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जीवन आज के बाद बदलने वाला है। पर सिर्फ सुनने से कुछ भी नहीं होगा। उसको सुन करके, यहां बैठा करके और अपने कर्मों में परिलक्षित जब करोगे, तभी वो जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। सहमत है बिल्कुल? तो कौन कौन तैयार है इसके लिए बताइए। ऐसे तो देश ही बदल जाएगा। सीरियस हो ना आप? सिंसियरली कह रहे हो ना? क्योंकि ये जो मैंने प्रश्न अभी आपसे पूछा है और अभी आपने हां भरी है, गर्दन हिलाई है, ये जब 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन अपने आप से वापस पूछना कि क्या उस दिन जब सर के सामने हमने हाथ खड़ा किया था या गर्दन हिलाई थी,
तब हमने सच कहा था कि झूठ। अगर सच कह रहे हो तो मैं आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर कर देता हूं, और अगर आप झूठ कह रहे हो तो भी मैं आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर कर देता हूं। मैं बताता हूं क्या रिजल्ट आने वाला है। हाँ या ना? किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना या जीवन में किसी भी उपक्रम में, किसी भी कार्य में सफल होना कोई चमत्कार नहीं है, कोई भाग्य नहीं है, कोई लक नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं साहब ये तो, कि साहब ये तो लकी थे, उसके 2 क्वेश्चन ज्यादा हो गए, मेरे वो नेगेटिव मार्किंग हो गई, मैं रह गई, उसका हो गया। बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। अच्छा, माइकल फेल्प्स का नाम किसने सुना है? वेरी गुड, अरे वाह तो होशियार बच्चे हैं, गुड। कौन थे भाई? स्विमर थे। क्यों मैंने उनका नाम लिया? गोल्ड मेडल। सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है, कोई और भी विशेष बात है? गोल्ड मेडल तो बहुत लोगों ने जीते हैं। क्वांटिटी बहुत सारे, वेरी गुड। थोड़े और आगे बढ़ रहे हैं। कितनी क्वांटिटी? 28 मेडल्स, टोटल 28 मेडल्स, उसमें मोस्ट ऑफ द मेडल्स वर गोल्ड मेडल्स। तो ओलंपिक के इतिहास में अमेरिका में जन्मे माइकल फेल्प्स पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भी जीते एक बार में। हाँ या ना? सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। माइकल फेल्प्स ने कहा कि यदि आप मेरे पिछले 12 वर्षों की मेहनत को देखते और देखते कि किस प्रकार साल में 365 दिन 8 घंटे से ज्यादा का समय मैं स्विमिंग पूल में लहरों से संघर्ष करता हुआ निकालता था, तो आपको मेरी जीत पर कोई आश्चर्य नहीं होता। क्योंकि सफलता भाग्य का उत्पत्ति नहीं है, भाग्य की उत्पत्ति नहीं है। सफलता इनडोमिटेबल विल, हार्ड वर्क, परसिवरेंस, मेहनत, पराक्रम, निष्ठा, कर्तव्य, इन सब की परिणति है। अगर ये सद्गुण आप में हैं तो यही सफलता की रेसिपी है। जैसे अपन कुछ रसोई में कुछ चीज बनाते हैं, जैसे मान लीजिए पोहे बनाते हैं या कोई नई डिश बनाते हैं, तो उसकी एक रेसिपी होती है। अगर उसमें वो चीज डालते हैं, पोहे में हम चावल डालते हैं, कड़ी पत्ता डालते हैं, मसाले डालते हैं, वो सब चीजें डालते हैं तो पोहे बन जाते हैं। वैसे ही सफलता की रचना की जा सकती है। सफलता चमत्कारिक या भाग्य से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, वस्तु नहीं है। आ रही है कि बात समझ मेरी? आ रही है? थोड़ी आ रही है, अच्छी तरह आ रही है? तो कोई भी व्यक्ति असफल है या सफल है, वो उस व्यक्ति के खुद के विचारों पे, उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसमें कितनी इच्छा शक्ति है, कितनी गहरी इच्छा शक्ति है, और कैसे उसके कर्म है, कैसे उसके आचरण है, उस पे ही निर्भर करती है। बढ़े आगे बढ़े तो देखो, पहली बात, हमें वो चुनना है जो हमारा पैशन है, जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। फिर वो चाहे कैरियर चुनना हो या जीवन साथी चुनना हो। तुम्हारी कोई बात चल रही लगती है? ये शर्मा रहा है। पैशन, सेकंड गोल सेटिंग, थर्ड सुकरात का नाम किसने सुना है? और किस किसने सुना है? इसने तो पढ़ भी रखा है भाई। कौन सी ईयर में हो आप? कौन सी ईयर में हो? हाँ, तो पढ़ते आ रहे इसकी किताब, अच्छी बात है। सुकरात से उनके शिष्य ने पूछा कि सफलता का मंत्र क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? तो सुकरात उस समय नदी में एक पैर पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने शिष्य को पास में बुलाया, उसका सिर पकड़ा और सिर बालों से पकड़ के उसका मुंह पानी के अंदर डुबो दिया। उस शिष्य का शरीर नीला पड़ गया, वो छटपटाने लगा। कुछ सेकंड बाद सुकरात ने उसका मुंह वापस बाहर निकाला और उससे पूछा कि जब आपका मुंह पानी के अंदर था तब आपको किस चीज की तीव्र इच्छा थी? शिष्य ने कहा, ऑफ कोर्स हवा की, ऑक्सीजन की।
सुकरात ने कहा, when you want success as intensely as you wanted air when your head was underwater, you will get success. There is no other secret. आगे बात समझे? दिन रात सब कुछ छोड़ करके एक ही एक चीज दिमाग में अगर हमारे रहने वाली है, फिर कोई भी ताकत दुनिया की हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकती है। सही है बात? सही है क्या? आप मेरे हाँ में हाँ मिलाने के लिए कह रहे हो, पर मैं आपकी खुद ही इस बात को, आपकी बात को काटना चाहता हूं मैं। हम भी इस दौर से गुजरे हैं जब हम छोटे थे। हर व्यक्ति के मन में अपने सफल होने को लेकर के कुछ संशय रहते हैं, हर व्यक्ति के मन में। आपके क्या संशय है बताओ? कोई संशय नहीं है? आपके क्या संशय है? हाँ, पार्डन? व्हाट इफ फैक्टर बता दिया, ठीक है, और बताओ। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ये फैक्टर्स है सर। मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं मेरा उदाहरण देके बताता हूँ आपको। मुझे शुरू से शौक था, जैसे पैशन होता है ना, मुझे शुरू से शौक था भी मुझे कलेक्टर बनना है। और इस बीच हमारे पापा के फ्रेंड थे जो मेरे गुरु भी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई कल से आप, उस समय नीट नहीं होता था, पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट। तो कहा भाई कल से आप, उन्होंने मेरे लिए कहा कि इसको सुबह भेज देना, सुबह 6 बजे वाले बैच में। तो मैंने कहा अंकल मुझे तो डॉक्टर नहीं बनना, मुझे तो कलेक्टर बनना है। हेलो। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डॉक्टर बन के भी कलेक्टर बन सकते हैं। तो उस दिन जो बात हुई थी वही जीवन में साकार भी हो गई। पर मेडिकल कॉलेज में होने के बाद, मेडिकल कॉलेज में आने का मतलब है कि आपने एक लेवल को अचीव कर लिया, उसको क्रॉस कर लिया, तभी तो लाखों बच्चे जब पीएमटी के एग्जाम में अपेयर होते हैं आपका सिलेक्शन होता है। उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में संशय रहता था, और प्रत्येक अभ्यर्थी के मन में रहता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि उसके मन में संशय नहीं है तो वो झूठ कहता है कि पता नहीं देखो अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्या संशय आता था कि देखो अपन तो बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, तो मैथ्स में कहीं कमजोर ना रह जाए। जो हिंदी मीडियम वाला होता है वो सोचता है मैं तो इंग्लिश नहीं आती है। आप समझ रहे हैं बात? कोई बच्चा सोचता है कि देखो मैं तो रूरल बैकग्राउंड का हूं, कोई सोचता है मेरे 8वीं में तो 2nd डिवीजन आया था, तो मेरा सिलेक्शन तो कैसे होगा। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि सभी के मन में ये संशय या बाधाएं होती है, पर हम अगर बाधाओं को देखते हैं तो बाधाएं नजर आती है, अगर बाधाओं के परे देखते हैं तो संभावनाएं नजर आती है। अगेन द चॉइस इज योर्स। मैं आपको 2-4 उदाहरण देता हूं। मैं आपको खेलों में, स्पोर्ट्स में एक्सेल करने के लिए ये पहली रिक्वायरमेंट होती है कि उसका शरीर बलिष्ठ होना चाहिए, लंबा तगड़ा होना चाहिए वो व्यक्ति। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। अगर इंडिया के 2 बेस्ट क्रिकेटर्स के मैं नाम लूं, और अगर वर्ल्ड के लूंगा तो मैं सर ब्रैडमैन का नाम भी ले लूंगा, फिर मैं सचिन तेंदुलकर जी का नाम ले लूंगा, फिर मैं सुनील गावस्कर का नाम ले लूंगा। तीनों की हाइट बिलो एवरेज थी, फिर भी वो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है, हाँ या ना? कुछ और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है आपने? एडिसन के बारे में कहा जाता है कि वो ऑटिस्टिक थे, उनका आईक्यू लो था, इतना लो था कि उनकी टीचर ने उनकी मम्मी को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बुलाया और बोला कि इसको आप ले जाओ, ये और बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकता। तो उसकी मम्मी ने कहा कि मेरे टॉमी को मैं खुद पढ़ाऊंगी। थॉमस का छोटा नाम, घर पे नाम टॉमी था, और उसके बाद वो साइंटिस्ट बने। अगर आपने सुधा चंद्रन का नाम सुना हो, जिनके एक पैर ही नहीं था, वो इंडिया की बेस्ट आंसर बनी। तो ये तो मैं आपको एक्सट्रीम एग्जांपल्स बता रहा हूं। हम तो फिर भी लगभग मीन के 2 स्टैंडर्ड डिवीजन के परे नहीं है, उसके अंदर ही है, नॉर्मल पॉपुलेशन में आ रहे हैं। ऐसे संशय हर व्यक्ति के दिमाग में होता है, उसको ओवरकम किया जा सकता है।
आ गई क्या बात समझ में? अगर कोई भी ये सोचता है बात कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो सही सोच रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि वो उस काम को कर सकता है, तो भी वो सही सोच रहा है। नहीं ये बात समझ में? इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कैनॉट, यू कैनॉट। ईदर वे यू आर करेक्ट, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट यू थिंक। आप क्या सोचते हो, सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। अगर आप समझते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो सकता है। अगर आप ये सोचते हो कि आपका सिलेक्शन होगा, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आगे की बात समझे? फिर क्या करना है? तो हमने पैशन के हिसाब से हमारा कैरियर चुना, हमने हमारा गोल तय कर लिया, लक्ष्य तय कर लिया। फिर अपने साथ वो विल पावर आ गई, वो इनडोमिटेबल विल आ गई जिसकी सुकरात ने बात बताई थी। उसके बाद क्या है? उसके बाद उसके लिए लगातार मेहनत करना। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर कोई कहता है कि साहब वो तो मैं तो स्मार्ट वर्किंग करता हूं, मेरे पास ये है, ऐसे मेरे पास ये ट्रिक्स है, मेरे पास ये है, ऐसी कोई ट्रिक हमने कोई देखी सुनी नहीं। आई बात समझ में? ये तो हो सकता है कि आपके पढ़ने के तरीकों को हम इंप्रूव करें, बट ये नहीं हो सकता कि हम ना पढ़ें, 8-10 घंटे रोज ना दें और फिर हमारा सिलेक्शन हो जाए। एक बात और, अगर आप 8 घंटे कम से कम रोजाना नहीं पढ़ सकते, तो इस क्लास को यहीं छोड़ के चले जाना, क्योंकि आप अपना बाकी टाइम वेस्ट कर रहे हो। कर सकते हो कि नहीं? कौन कौन पढ़ सकता है 8 घंटे रोज? 10 घंटे? 12 घंटे? हैं? पढ़ते भी हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। डू यू नो अबाउट वॉकिंग दैट एक्स्ट्रा माइल? अच्छा मैं वापस पूछता हूं आपसे, आपको पता है पीटी उषा का नाम सुना है आपने? पीटी उषा वो ओलंपियन थी जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीतते जीतते रह गई थी। पता है कितने सेकंड से? 1 सेकंड के 8वें हिस्से से। जब हम कंपटीशन में होते हैं, तो वो जो 8वां हिस्सा है सेकंड का, या वो जो 1 सेकंड है, वही मैटर करता है। क्योंकि जब मैंने 8 घंटे कहा था, है ना, ये थोड़ा आपका स्टैंडर्ड मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने 8 घंटे से शुरू किया। थोड़े ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े कम मेहनती दिखते हैं, तो मैं 4 घंटे से शुरू करता, पर मुझे पता है कि 8 तो पढ़ ही लेंगे। जब मैंने 8 कहा था, तो मुझे 75% बच्चों ने हाथ किया। जब मैंने 10 कहा, तो 50% ने कहा। जब मैंने 12 कहा, तो 25% बच्चों ने हाथ किया। उन 25 का आपको क्या लगता है, जब सिलेक्शन के, जब लिस्ट निकलेगी, जब रिजल्ट आएगा, तो किसका सिलेक्शन होगा? गुड़िया बता। हाँ, यस, देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट अगेन ये एक पैमाना है आपके इनपुट्स का। बहुत सारे इनपुट्स चाहिए इसमें। अदर इनपुट्स में आए अपन, फिर मैं 1-2 क्वेश्चंस आपके लूंगा, जिससे मैं प्रिसाइसली आपको वो बता सकूं जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है? जब हम एग्जाम की तैयारी करेंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उसका क्या करना है? जैसे मैं बताता हूं, जैसे हो सकता है कि आपको शायद जॉब ज्वाइन करना पड़े, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ना? भगवान ना करे ऐसा, पर कोई कोई घर में कोई रिलेटिव था जिस पे हम डिपेंडेंट थे, उसकी डेथ हो गई, या घर में कोई बीमार हो गया, तो हर हफ्ते अपने को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ऐसी संभावनाएं आएंगी, तो क्या करना है? क्या वो हमारे सक्सेस को अफेक्ट करती हैं? निश्चित रूप से करती हैं। फिर क्या करना है? ये लो माइक लो, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही।
फिर भी लगातार मेहनत करनी है। समझ नहीं पाया। फिर भी लगातार मेहनत करनी है, ठीक है। और हाँ, और हाँ, पेस मेंटेन नहीं कर पाते। तो सर पहले हम अभी यहाँ इसी निष्कर्ष पे आए हैं सर कि कोई छोटी जॉब मिल जाए तो उसके बाद में एक थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार बाय चांस कुछ नहीं हो पाए तो कम से कम ये यहाँ तो हैं, तो ये वाला फैक्टर है सर। ठीक है, ठीक है। पहले मैं बैकअप प्लान। बैकअप प्लान, ठीक है। मैं पहले आपकी बात को आंसर कर दूं, फिर आपकी बात पे आता हूं। द गेम ऑफ लाइफ इज लाइक अ बॉक्सिंग रिंग। आपने देखा है जो बॉक्सर्स होते हैं उसमें उस घेरे के अंदर लड़ते हैं। डिफीट इज नॉट डिक्लेयर्ड व्हेन यू फॉल डाउन, डिफीट इज डिक्लेयर्ड व्हेन यू रिफ्यूज टू राइज अप। हिंदी में बताऊं? आ गई सबको समझ में? नहीं आई? मुक्केबाजी का जो खेल है, जीवन का खेल भी वैसा ही होता है। आपकी हार की घोषणा आपके नीचे जमीन पे गिर जाने से नहीं होती। जब आप नीचे गिर जाते हो या वक्त आपको जब गिरा देता है या आपको सफलता नहीं मिलती, तब रेफरी काउंट करना शुरू करता है, 1 2 3 4। जो उस 10 सेकंड में वापस उठ खड़ा होता है वो विजेता होता है, और हारा हुआ व्यक्ति वो होता है who refuses to rise up, जिसने ये तय किया कि अरे यार अपन तो सब इंस्पेक्टर में हो गया यार, अपने यही ठीक है। आई के बात समझ में? तो आप निश्चित रूप से स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, पर अपना गोल हाई रखो। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अभी मानसून का समय आ गया, आपके घर में नीम का पेड़ किस किसके आए हैं या आसपास? उसमें निमोलिया गिरने लग गई नीचे, निमोलिया गिरने लग गई ना, पकने लग गई है। क्या प्रत्येक निमोली में नीम का एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना है या नहीं है? या कुछ निमोली में है, कुछ में नहीं है? क्या कुछ निमोलियां ऐसी भी है जिसमें सिर्फ 4 फुट का या 8 फुट का पेड़ बनने की संभावना है? ऐसी एक भी निमोली यहां नहीं है। ऐसी निमोली भगवान ने बनाई ही नहीं है, नहीं है भाई। फिर वापस याद करो माइकल फेलिप्स की बात, 12 साल, रोज 8 घंटे, रोज संघर्ष। दिस इज द प्राइस which you pay for success. Life is full of choices and जो आप चूज करते हो वही आपके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप समझ रहे हो बात? जैसे एक चॉइस होती कि आप इस क्लास में आना चूज नहीं करते, एक होती, तो उसका कॉन्सिक्वेंस होता कि यू वुड हैव मिस्ड माई टॉक, नेचुरल सा कॉन्सिक्वेंस होता, सही है। एक चॉइस ये थी कि आप जैसे पहले आ गए तो पंखे के नीचे बैठ गए, तो उसका रिजल्ट क्या, कॉन्सिक्वेंस क्या, आपको हवा मिल रही है। अगेन इट इज ऑल द गेम ऑफ चॉइसेस, इट इज ऑल द गेम ऑफ what you think, it is all the game of that indomitable will, and that's all. जिसके आंख नाक नहीं है ना, जिसके हाथ भी नहीं है, जिसके पैरों में भी लकवा है, वो भी गोल्ड मेडल जीत के आ रही है अभी। तो हमारे एक आरएस अधिकारी है, उनकी लड़की है अवनी लेखरा, उसकी तुलना अपने आप से करके देखो, आ रही है ना? हमसे बहुत आगे है, मेरे से भी बहुत आगे है, क्योंकि उस बच्ची ने हार नहीं मानने का तय किया। बहुत सरल था उसके लिए यह तय करना कि अरे मेरे तो यहां से दोनों पैर बेकार हो गए, अब मैं जीवन में चल फिर नहीं पाऊंगी, ठीक है। पर उसने उसको स्वीकार नहीं किया, उसने वापस उठ खड़े होने की चेष्टा करी, और पैर नहीं होते हुए भी वो वापस जीवन से लड़ी, उठ खड़ी हुई,
और वो विजेता भी है। शी इज अ विनर इन हर लाइफ। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स शी इज अ विनर। अरे हाँ है ना तो बोलो। एक बात और, लाइफ में अगर सब चीज आसानी से मिल जाती है ना, पहली बात तो आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, मैं बता दूं आपको। सक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं। आपने तितली को देखा है? तितली की जो जैविक लाइफ साइकिल जो है, उसकी जो बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल है, उसमें वो पहले अंडा होता है तितली का, कोई तितली एक इंसेक्ट होती है, तो एग होता है, फिर उससे लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट बनता है। तो वो तिनकों से घिरी रहती है जब वो प्यूपा फॉर्म में होती है। तो आपने देखा होगा, हम जब स्कूल में थे वो प्यूपा ले आते थे, पेड़ों पे टके रहते थे। बायोलॉजी के एक टीचर जब उनको लाइफ साइकिल पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप इसको छेड़ना मत, मैं अभी पानी पी के आ रहा हूँ। इस बीच तितली उससे बाहर निकलने का संघर्ष कर रही थी। एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसको उस पर दया आ गई, उसने उसके जो बाहर जो खोल होता है तिनकों का, उसको तोड़ के हटा दिया, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, जिससे कि तितली आसानी से बाहर निकल जाए और उड़ जाए। जब वो वापस लौट के आए तो एक स्टूडेंट ऐसा कर चुका था और वो तितली मर चुकी थी। पता है क्यों? ये सही बात है, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। पता है क्यों? अगर लाइफ में चैलेंजेस हैं तो ही स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ है तो ही सक्सेस है। एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मैं यहाँ जब एमडी कर रहा था एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, मेरा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था। तो मेरी ड्यूटी उन्होंने, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने आईसीयू में लगा दी, इंटेंसिव केयर यूनिट में, जिससे कि मैं एग्ज़ाम देने ना जा सकूं। क्योंकि उनको लगता था एक ऐसा डॉक्टर है जो काम करता है वो चले जाएगा, छुट्टी 1 महीने चल जाएगा, मेरा कैसे काम चलेगा। तो जानबूझ के आईसीयू में लगा दी, जा ना पाए। तब मैं, हमारी मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती थी, है ना। मुझे ध्यान है जब मेरा सिविल सर्विसेज का मेंस जब लिखने हम आते थे यहाँ पे, तो मैं मॉर्निंग इवनिंग नाइट 6 ड्यूटी लगातार वहीं करता था, वहीं खाना खाता था, वहीं टॉयलेट जाता था, वहीं सोता था। और फिर उसके बाद जो 2 दिन की जब छुट्टी मिलती थी, एक दिन पढ़ता था, एक दिन एग्जाम देने आता था, एग्जाम देकर के सीधा वापस आईसीयू में आता था। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे पता है क्या लगता है, ये कोई मैं मेरी तारीफ करने के हिसाब से नहीं बताना चाह रहा आपको, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। आज 20 साल बाद जब मैं उस घटना को याद करता हूँ, मुझे पता है क्या लगता, मुझे ये लगता कि अगर वो संघर्ष नहीं होता, मान लो किसी साधारण स्टूडेंट्स के तरह मेरे पास भी आराम से सुविधा होती और 1 महीने की छुट्टी होती जिसमें मैं आराम से अपनी पढ़ाई कर सकूं, तो शायद मैं उतने संघर्ष से तैयारी नहीं करता जितनी संघर्ष से तैयारी मैंने उन विपरीत परिस्थितियों में करी। क्योंकि तब मुझे एक एक सेकंड की कीमत पता थी। आज भी आप जाओगे एसएमएस हॉस्पिटल में जाओगे और कोई पुराने हमारे कोई डॉक्टर्स मिल जाएंगे, नर्सिंग स्टाफ मिल जाएंगे, तो वो एक ही बात कहेंगे, वो समित सर वही के, वो आईसीयू में पढ़ते रहते थे। तो आईसीयू में हम पेशेंट देख के अपने ड्यूटी रूम में जाते थे, ड्यूटी रूम में पढ़ते रहते थे। मेरी बात समझ लो आप, जिसके लाइफ में जितने ज्यादा चैलेंजेस हैं उसके सक्सेस की संभावना उतनी ही ज्यादा है। एक एग्जाम्पल और दूं मैं आपको। हमारे एक जूनियर अधिकारी हैं जोगाराम, वो एक ऐसा एग्जाम्पल है कि कहाँ तो एक एग्जाम देके एक व्यक्ति ग्राम सेवक बनता है, वही व्यक्ति है, देखो, वो कहता है कि नहीं मुझे और मेहनत करनी है, दोबारा एग्जाम देता है, वही आदमी आईएएस बनता है, कलेक्टर बनता है। आदमी तो वही है, वही जोगाराम है। अगर हाँ वो वहां रुक गया होता, आपने नाम सुना है उनका? नहीं तो मैंने आज बता दिया आपको। मैं जहां सचिवालय में मैं जहां बैठता हूं, मेरे पास वाला है उनके साथ कमरा है,
और मैं मेरे जूनियर हैं तब भी मैं उनका बहुत आदर के साथ नाम लेता हूँ कि मतलब हम लोग जब सोचते थे आईएएस देने के लिए तो मुझे लगता था कि हम एक लेवल पे हैं, जो आप बात कर रहे हो ना कि हम यहाँ हैं, हमें यहाँ से यहाँ कूदना है। उसके लिए जब मैं सोचता हूँ उसको लगता है उसको उसने यहाँ से इतने ऊपर जाने का सोचा भी, ये भी बहुत बड़ी बात है। सोचा, तय किया और कर दिखाया, क्योंकि प्रत्येक निबोली में वो पोटेंशियल है, वो संभावना है। पूरा नीम का ऊंची 25 मीटर हाइट की संभावना है कि नहीं? कोई कमजोर निबोली तो नहीं है कोई, उसको बाहर चले जाना चाहिए। ठीक है, आपके क्वेश्चंस हो तो पूछो, आपके क्वेश्चंस जरूर पूछो मेरे से। मेन क्वेश्चन यही है, हमेशा दिमाग में चलता रहता है सर। बस उसको जो मेरा आउटपुट नहीं आता, मैं पढ़ता भी हूँ 4 घंटे 10 घंटे बैठा रहूँगा, सेटिंग दे दूंगा, लेकिन वो 4 घंटे ही मुश्किल से होती है प्रोडक्टिव स्टडी, ये मैंने देखा है सर। और लगातार पढ़ रहा हूँ फिर भी वो ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ। कोई चीज़ को पढ़ता हूँ, वापस रिवाइज रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन माइंड बैक ऑफ द माइंड चलता है। हो सकता है मेरे सर्कमस्टेंसेस थोड़े ऐसे हैं, लाइक मम्मी अकेले हैं तो बार बार वो भी प्रेशर डालते हैं। बैठो बैठो बैठो। ये लड़का जो बिना संकोच के अपनी बात कह रहा है, मुझे पता है आप में से 90% से ज़्यादा को ये परेशानी है या नहीं? हाथ खड़ा करो। कि जब हम पढ़ते तो हैं, हमें याद नहीं होता, आउटपुट नहीं आता, पढ़ते तो रहते हैं हम। मैं इसका तरीका बताऊं आपको, तो सुनोगे पर अमल में कौन कौन इसको काम में लेगा? फिर जो तरीका मैं बताऊंगा आपको, सब लेने वाले हैं, तो मेरा आना यहाँ सफल हो जाएगा। मेमोरी, मैं एक डॉक्टर हूं उस रूप में बता रहा हूं आपको मैं। मेमोरी एक साइंटिफिक फिनोमेना है। इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है? रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिकॉल। रजिस्ट्रेशन क्या है कि मैंने इसको पढ़ा, तो मैंने जो पढ़ा वो मेरे दिमाग में चले गया। आई बात समझे? अगर जैसे मैं पढ़ रहा हूं, अगर मैं साथ में ईयरफोन लगा के गाने सुन रहा हूं, या साथ में मूवी भी चल रही है, या घर में कोई और डिस्टर्बेंस है, या ध्यान कहीं और है, तो फिर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, वो खत्म हो गया, वो टाइम वेस्ट हो गया। वो कहते नहीं वो 10 घंटे पढ़ा, बेकार। दूसरा है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब उस जो भी फैक्ट्स आपने पढ़े, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा, वो आपके दिमाग में बहुत स्पेसिफिकली एक निश्चित स्थान पे स्टोर हो जाता है। जैसे मैं आपको 20 साल पुरानी घटना बता रहा था, वैसे वैसे बता दी। उसी प्रकार जिस प्रकार एक लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग बुक शेल्फ्स में अलग अलग बुक्स रहती हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी इधर है आपके साथ, इतनी बड़ी लाइब्रेरी कहीं भी नहीं है, ठीक है? तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या मैथ्स या जो भी पढ़ते हो आप, वो वहाँ बहुत स्पेशली स्टोर हो जाती है। मैथ्स में भी एल्जेब्रा अलग है, ट्रिग्नोमेट्री अलग है, ज्योमेट्री अलग है, वो सब स्टोर रहती है, तो उसमें रिटेंशन होना चाहिए। तीसरा है रिकॉल। रिकॉल मतलब जब अब एग्जाम में मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ भाई x+a+b² का क्या क्या फॉर्मूला है, तो आप रिकॉल करके मुझे बता दोगे साहब इसका तो ये है। या मैंने आपसे पूछा कि ब्राजील की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो आपने बता दिया। समझ रहे मेरी बात? ये 3 चीजें अगर आप बहुत रिपीटेडली करते हो तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है वो। एक तो थी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो भी आप पढ़ते हैं उसका लगभग 78% आप 24 आवर्स में भूल जाते हैं, 24 घंटे में भूल जाते हैं। इसलिए जब पढ़ा है आप फिर रिवाइज करो। जैसे किताब रखो ना, किताब रखने से पहले रिवाइज करो। अगले दिन जब किताब उठाओगे, अगला चैप्टर पढ़ोगे, उससे पहले पुराना रिवाइज करो। 1 हफ्ते में फिर करो, 1 महीने में फिर रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे आप, जितना रिवाइज करोगे, वो आपके परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाएगा, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मेमोरी का पार्ट नहीं रहेगा। फिर आप जब एग्जाम वाले दिन जाओगे ना, बिल्कुल एफर्टलेसली जाओगे, एफर्टलेसली रिकॉल हो जाता है। जैसे मैंने अभी कोई मेहनत थोड़ी करी, जो आईसीयू की घटना थी एज इट इज याद आ गई मुझे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक पढ़ना है। मैं आरएएस का पहले का आपको बताता हूँ। आरएएस में पहले सबसे ज्यादा टीचर्स का और लेक्चरर्स का सिलेक्शन होता था। आज का ट्रेंड मुझे नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि वो उस विषय को पढ़ते थे, फिर क्लास में और बच्चों को पढ़ाते थे। तो वो जो तीनों साइकिल, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन और रिकॉल,
वो कंप्लीट हो जाती है। और फिर तो सिलेक्शन तो उसी का होगा जो आंसर सही लिख के आएगा। वही आंसर सबसे ज़्यादा सही लिख के आते थे। आ रही है मेरी बात समझ में? और ये जो सक्सेस हमें ऊपर दिख रहा है, सक्सेस जो ऊपर दिख रहा है, ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। आप में से एफिल टावर का नाम किसने सुना है? सबने सुन रखा है। अरे वाह, किसने बनाया था ये कौन बताएगा? एफिल नहीं बनाया था भाई पूरा नाम बताया था मैं आपको, अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल। ठीक है, 125 साल पहले बना था। 324 मीटर ऊंचा है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। जितना ऊंचा दिखता है ना, उससे ही ज्यादा गहरी उसकी नींव है, उसकी फाउंडेशन है। जब आप एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या एमसीक्यू में 100 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे, उसकी फाउंडेशन क्या है? जो आप अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हो, जो आप 2, 3 साल, 4 साल पढ़ोगे। अगर आपने 30,000 क्वेश्चन याद कर लिए हैं, तो मान लेना आप कि 60, 70, 80% तक क्वेश्चन उसी में से आएगा। यही होगा। क्या पूछे उससे ज्यादा, क्या पूछने वाला है वो? पर हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी। आपके क्वेश्चन का उत्तर मिला है आपको? और पूछो। हाँ बेटा। मतलब बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट उनकी इतनी वो नहीं होती। नहीं, मैंने सुन लिया क्वेश्चन आपका। ये कह रही है कि भाई जो गरीब हैं बच्चे वो कैसे पढ़ें। सही है। कोचिंग का वैकेंसी बहुत ज़्यादा होता है। कोचिंग का, चलो वही मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहली बात तो अगर सबसे कम खर्चे का और दुनिया का सबसे सरल कोई काम है तो वो है पढ़ाई करना। हम तो मेडिकल की पढ़ाई किए हैं जैसे, तो सब लोग आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, ऐसे लोगों ने सुना होगा मेडिकल की पढ़ाई तो बहुत महंगी है, दहेज भी ज्यादा मांगते हैं इस चक्कर में कि जब कहते हैं ना साहब हमारे डॉक्टर के बच्चे की मेडिकल की पढ़ाई कराई है हमने, तो इस तरह की बात सुनते हैं। वो मजाक की बात है। पर मेरी फीस बताता हूँ मैं। हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ। हमारी 20 रुपये महीने की फीस लगती थी। तो हम, मुझे ध्यान है 6 महीने की फीस एक साथ जमा होती थी, 120 रुपये हम जमा कराते थे। ठीक है। और किताबें लेके आते थे। कुछ एक किताबें होती थी जो कि फॉरेन ऑथर्स की होती थी, तो वो उनकी फोटोकॉपी मिलती थी, हम आराम से पढ़ते थे। मुझे नहीं लगता हमने कभी 2000 रुपये से ज़्यादा ही किताबें कोई खरीद के पढ़ी होगी। ठीक है। तो अब जब मेडिकल की पढ़ाई, जिसको बारे में जो बदनाम कर रखा है कि सबसे महंगी पढ़ाई है दहेज वालों ने, तो फिर आपकी तो क्या पढ़ाई है जो महंगी है? और दुनिया में सबसे सरल काम है बैठ के पढ़ाई करना। सबसे सरल काम। इससे सरल काम को दूसरा बता दो, मान जाऊं मैं। सब्जी काटो, छीलो, रोटी बनाओ, सफाई करो, ठेला पुश करो, वजन उठाओ, ऑफिस जाओ, काम करो, खेती करो, कुछ भी काम तुम सोच लो, इससे सरल कोई काम है नहीं। अगर मानो तो है क्या इससे सरल काम? तो फिर बेटा कैसी बात कह दी। अब कोचिंग की बात करता हूँ, है ना। जैसे मैं अजमेर रहता था, है ना, वहाँ कोई कोचिंग होती नहीं थी, है ना। ये हम जयपुर जब एसएमएस मेडिकल कॉलेज में थे, तो क्योंकि हम ऑन जॉब रहते थे तो कोचिंग का सवाल ही नहीं उठता था। रेजिडेंट डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं की। ठीक है। तो अब कोचिंग की बात आप कह रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग नहीं करते, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोचिंग करते हैं। सही है। पर कोचिंग का एक दो फायदा जरूर होता है। एक तो आपकी नियमितता बनी रहती है। जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल का क्या फायदा है? अभी कोरोना में बच्चों ने घर पे ही पढ़ लिया ऐसे, बट क्योंकि वो फिर बच्चा उठ ही नहीं रहा है साहब, 10 बज गए आज, तो कहते सोनू उठ जा रहे, बंटी उठ जा बंटी, 10 बज गए। मम्मी वो तो उसमें पढ़ लेंगे ऑनलाइन, वो तो व्हाट्सएप पे आया हुआ है। हाँ या ना, है ना। वो समय तो आता ही नहीं कभी फिर पढ़ने वाला। तो कोचिंग का एक एडवांटेज है कि उससे रेगुलरिटी बनी रहती है। कोचिंग का एक और एडवांटेज है जो हमें डिसएडवांटेज हुआ कि जैसे पहली बार जब दिया था, दूसरी बार दिया था, तो पहली बार तक तो ये पता ही नहीं था कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या है या कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये भी क्लैरिटी नहीं होती। तो ये गाइडेंस हमें
किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जब हम ज्वाइन करते हैं निश्चित रूप से मिल जाती है, रेगुलरिटी, गाइडेंस। तीसरा, जब हम जाते हैं ना कोचिंग सेंटर पे, या कुछ बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ भी आपस में बैठ के पढ़ते हैं, उससे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। वो कहता है अरे यार वो ये राहुल पढ़ के आया, तो कहता है संजय कहता है मैं भी पढ़ के आऊँगा यार। होता है ना, ये लड़कियों में ज़्यादा होता है शायद, है मान भी रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो 2-3 फायदे होते हैं, ये रेगुलरिटी बने रहना, है ना, रिवीजन हो पाना, मॉक टेस्ट मिल पाना, है ना, इसको पर्सनल बेसिस पे। अभी तो जैसे आपने देखा कि बहुत सारे कोरोना होने के बाद ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, बट फिर भी फिजिकली एक जगह पे जाना, उसको पढ़ना, रेगुलरिटी से पढ़ना, है ना, ये भी होना कि भाई हमें तो टाइम से ख़त्म करना है। जैसे आपका टेस्ट होने वाला है तो आप कोशिश करोगे भाई अब मैं मतलब आज भले 2 बज जाए रात के, पर इसको चैप्टर को ख़त्म ही करना है। अगर वो अगले दिन टेस्ट नहीं होने वाला है तो आप 99% स्टूडेंट उसको नहीं पढ़ेंगे। ये तो नहीं पढ़ेगा ये जो टोपी लगा गया लाल जो बस हाँ भर ली, सही है ना, मैं भी नहीं पढ़ता था, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नेचर है ना। तो वो चीज़ नहीं होती है तो हम कहते हैं यार अच्छा कल कर लेंगे यार, अब तो सो जाते हैं, अब तो थोड़ी देर अब फेसबुक देख लेते हैं। आई बात समझे? तो ये फायदा है बेटा, पर ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग लेता है उसी का सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं विद टाइम, उनमें वो जब सिलेक्शन किसका होता है वो बता दूं मैं। सिलेक्शन उसका होता है, जैसे लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आप मेरे एग्जाम्पल से बोर भी हो गए होंगे। जैसे मान लो, बहुत बहुत क्रूड एग्जाम्पल है पर बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। मान लो आपको 100 किलो का वजन उठाना है, ये आपका लक्ष्य है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप 20 किलो, मेरे साथ मैं कमज़ोर हूँ, 20 किलो शुरू करूँगा, 40 किलो शुरू करूँगा, पर मैं रोजाना मेरी मसल्स को चैलेंज करूँगा, उससे मेरी मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। यही होगा, तुम्हें तो ज़्यादा ही करना पड़ेगा, दूध भी पीना पड़ेगा, ठीक है। और फिर 1 साल तक जिम करने के बाद, रेगुलर जिम करने के बाद, वो हार्ड वर्क करने के बाद मे बी मैं 100 किलो का वजन उठा लूँगा। एग्ज़ाम वाले दिन भी वही 100 किलो का वजन उठाना है। पर अगर कोई फेल कौन सा स्टूडेंट होता है? जिसने कि वो 1 साल तक उस वजन के हिसाब से एक्सरसाइज नहीं की। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे ही वो आप एक्सरसाइज कर लेते हो, वो स्ट्रेंथ आप में आ जाती है, बस उस दिन आराम से खट से उठा देगी। तो नहीं है, और रोज तो हम जाते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, वजन उठाते नहीं थे, डाइट लेते नहीं थे, एक्सरसाइज करते नहीं थे, और हम उस दिन जो अरे साहब मैं तो फेल हो गई, प्रीलिम्स में फेल हो गई। बेटा फेल ही होना है। मैं आपको बता दूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक और एडवांटेज मैं बता सकता हूं आपको। आपके टीचर्स हैं, है ना, वो आपको देख के बता देते हैं कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा, और वो अक्सर करेक्ट होता है। कैसे बताए थे होंगे? उसको दिख जाता है। नहीं, एक्सपीरियंस नहीं बेटा, इट इज सो ऑब्वियस। वो लेवल असेस करते हैं, वो दिख जाता है ना भाई। वो जो पहलवान है जिसने 100 किलो का वजन उठा लिया, उसके लिए रेफरी डिक्लेयर कर देगा कि तो जब आरएस में जब मेंस एग्जाम में 100 किलो ही तो उठाना है। मेरे बात समझो? तो उसका जब जिसका पढ़ाई का वो लेवल, ये तो मैं शारीरिक उसकी क्षमता की या शारीरिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा था। वहाँ एग्जाम में आपका जो मेंटल लेवल होता है उसका असेसमेंट होता है। ये तो दिखता है बिल्कुल सामने, वो भी दिखता है। जो होशियार होते हैं ना, जो टीचर्स होते हैं, उनको दिख जाता है। जैसे हमारा पीएमटी वगैरह का रिजल्ट हमारा पहले ही बता रखा था कि तुम्हारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाते थे, कंसेप्ट्स क्लियर थे। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, रहस्यमयी बिल्कुल भी नहीं है ना। कुछ को लगता है साहब किसी का तो हो जाता है, किसी का नहीं होता, और ये लक वक्त तो छोड़ ही दो बिल्कुल आप, क्यों? ऐसी कोई चीज नहीं होती। अगर है तो भी फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव एंड लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। भाग्य भी उसी का साथ देता है जिसकी तैयारी है। बिना तैयारी वाले का भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता। आई क्या बात समझ में? तो कोई लास्ट क्वेश्चन हो तो पूछो, फिर मैं जाऊंगा। हाँ, गुड इवनिंग सर।
हाँ सर बेटा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए कौन से स्रोत ऐसे होते हैं जो हमें रोज प्रेरित करते हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन हमारे लिए थोड़ी देर के लिए होता है, फिर बाद में ये मोटिवेट खत्म होने लगता है धीरे धीरे। तो कुछ ऐसे स्रोत बताइए जिनसे हम हमेशा प्रेरित रहे और हमेशा एक्टिव रहे इस हमारे लक्ष्य को लेकर। बहुत बढ़िया, बैठो। देखो, मेरे लिए लाइफ का सक्सेस का मेजरमेंट या पैमाना ये है कि जब हम इस दुनिया में आए और जब हम इस दुनिया में गए तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन था इस वर्ल्ड के प्रति, क्या उसमें हम किसी के या कुछ लोगों के जीवन को पहले से बेहतर बना पाए क्या? यही प्रशासनिक अधिकारी या अदर वर्ड्स में कहें तो एक पब्लिक सर्वेंट का काम है। आप सुन रहे हैं बात? मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको। आपने श्री टी.एन. शेषन का नाम सुना है क्या? है ना, टी.एन. शेषन का नाम है ना, इलेक्शन कमीशन में थे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो उन्होंने कहा था फर्जी वोटिंग होती थी, तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका जो मेन प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक एडल्ट नागरिक, वयस्क नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग सरकार को चुनने में कर सके। तो उसका लोग दुरुपयोग करते थे। टी.एन. शेषन ने कहा कि मैं पूरे हिंदुस्तान में फोटो आइडेंटिटी कार्ड जारी करूंगा। आप सबके भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड बन गए? उससे पहले नहीं होता था, उससे पहले कोई भी जाके किसी का वोट दे आते थे। ठीक है। बिहार के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर श्री लालू प्रसाद जी यादव ने कहा कि बोले हिंदुस्तान में होता होगा, बिहार में तो वही होता है जो मैं कहता हूं, यहां कोई फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा। ही चैलेंज द चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा जब तक फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनेंगे बिहार में, मैं बिहार में चुनाव ही नहीं कराऊंगा। एंड ही चेंज्ड द एंटायर सिनेरियो ऑफ इलेक्शंस इन द कंट्री। एंड अभी जो इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है, थैंक्स टू मिस्टर टी.एन. शेषन हु वाज एन IAS ऑफिसर। दिस इज हाउ you contribute to nation building. This is how you contribute to positive change in our society and in the lives of people around us. आप समझ रहे बात? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जो लास्ट उदाहरण है। बोर तो नहीं हुए ना? पर मैं ये सोच के आया था कि जब भी एक भी बच्चा कोई झपकी लेता हुआ दिखा तो मैं वहीं बोलना बंद कर दूंगा। पर आप सबका धन्यवाद कि अभी तक आपने मेरा दिल नहीं तोड़ा है, तो इस बात ताली बजाएंगे इस बात पे। मुझे ध्यान है ऐसी एक बड़ी सभा थी, मैं नागौर में कलेक्टर था, 12 साल पुरानी बात है, और वहाँ पे एक स्कूल का एनुअल फंक्शन था। मैं और मेरी वाइफ चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ गए थे। अब जस्ट इमेजिन करना आपका रोल क्या हो सकता है सोसाइटी में। तो वो जिनका स्कूल था, खुद का स्कूल ही था, तो आप सोच लो कितने पैसे वाले होंगे। उनका बच्चा भी बाहर जॉब करता था अमेरिका में, जॉब के बिजनेस था उसका खुद का। उसने वहीं कोई अमेरिकन लड़की से शादी कर ली। वो बड़ा फंक्शन था, तो वो आए हुए थे अमेरिका से। तो मेरी वाइफ और उनकी वाइफ दोनों बात कर रहे थे आपस में। तो उन्होंने वहाँ से बात शुरू करी कि भाभी जी ये झुमके कहाँ से लिए ये कितने के हैं, ये झुमके कितने के हैं। फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, जो वो बात जताना चाहती थी कि हम तो बहुत अमीर हैं और तुम अपेक्षाकृत गरीब हो। तो उनका आपकी कार कौन सी है, आपकी कितनी कारें हैं, आपका घर कितना बड़ा है। तो मैं वैसे कोई 2 लेडीज आपस में बात करी थी, अपन क्यों बीच में बोले। पर हर पत्नी की तरह मेरी पत्नी को भी हमेशा से लगता था कि उसके पापा ने उसकी शादी गलत जगह कर दी। बताओ मैडम, आपको भी लगता है क्या? अब झूठ बोलो तो बात अलग है। तो मैंने कहा अगर आज मैं नहीं बोला तो आज तो इसको विश्वास ही हो जाएगा कि पाप। तो मैं गया बीच में, फिर मैंने उनसे कहा मैडम, बोले हु आर यू। उसमें घमंड था, अभिमान था, दर्प था। हु आर यू? कहा मैडम आई एम हर हस्बैंड। व्हाट आर यू? तुम कौन हो, क्या हो? तो मैंने कहा मैडम आई एम द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज अ कलेक्टर? तो उसकी गलती भी नहीं थी, वो यूएसए में तो कलेक्टर होता नहीं है वहाँ, ये तो भारतीय एक संस्था है।
तो मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना, मैंने कहा मैडम कलेक्टर इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ही इम्प्लीमेंट्स द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो बोले, फिर उस बात पे आ गई जो बात करना चाह रही थी, व्हाट डू यू अर्न? माई हस्बैंड अर्न so many $million। मुझे तो याद भी नहीं उसने कितने बताए थे। What do you earn? And I responded very patiently and very proudly, Madam, I get a respectable salary from the government which is more than sufficient for me and my family, and in addition I earn the blessings and good wishes of 35 lakh people of my district। This cannot be compared by any quantum of wealth all over the world। इसकी आप तुलना कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं? अब उसने $100 मिलियन बोला था कि $1000 मिलियन बोला था, आई डोंट केयर। आई फाइंड माई सेल्फ मोर रिच देन दैट अमेरिकन पर्सन, isn't it? This can be one of the motivation of coming to public service or administrative services। This is, you can be a change maker, you can be a real life hero। जो आप देखते हैं वो आप कर सकते हैं, वो करने की क्षमता है। फिर मैं वापस कह रहा हूं, उसके लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी बनने की यही आवश्यकता नहीं है। यू कैन बी अ हीरो डिस्पाइट बीइंग अ टीचर, यू कैन बी अ हीरो। आई नो पीपल, सहरिया में हमारे बैचमेट हैं डॉक्टर साहब, उनके लोग पैर छूते हैं, 12 क्षेत्र में सहरिया क्षेत्र है, उनको भगवान मानते हैं। ही इज अ हीरो। आई नो ऑफ मैनी टीचर्स जिनके की जो भी बच्चे उनकी शादी ब्याह में बुलाते हैं, आते हैं, गांव आते हैं, जिले में भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, गुरुजी के पैर छूने जाते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ का जो डेस्टिनेशन है, लाइफ की डेस्टिनी है, जो लाइफ ने जो शेप लिया, दे गिव दैट क्रेडिट टू दैट टीचर। तो दिस इज अ ग्रेट मोटिवेशन। और मैं बता दूं आपको, इसके सामने कितने भी जो पैसे की कमाई है वो बहुत छोटी है। एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति का प्रशासनिक सेवाओं में चयन की क्षमता है, पर साथ में पैसे कमाने की इच्छा भी है, तो आप प्रशासनिक सेवा ज्वाइन मत करना। मैं जब आरएस का जो बैच आता है नया, उनकी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, आरजेएस का बैच भी आता है, आईएएस का बैच आता है, उनकी भी हम लोग ट्रेनिंग देने जाते हैं। मैं उनको ये बात कहता हूँ, क्योंकि आपके जो लेवल, जो आपका ब्रेन का लेवल है, उससे बहुत ईमानदारी से कई 100 गुना पैसा आप व्यापार करके कमा सकते हो। जो पब्लिक सर्विस है वो पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, पब्लिक सर्विस सर्विस का ही माध्यम है। ये भी आप बहुत विचार करके रख के जाना। और सम्मान भी, किसी व्यक्ति का अगर जीवन में सम्मान होता है, वो उसके विचारों से, उसके आचरण से, उसके कर्मों से या उसके कार्यों से होता है, पैसे से उसका सम्मान नहीं होता। नहीं होता ना? आप भी नहीं करते हो ना पैसे सम्मान किसी का, है ना? कोई लास्ट क्वेश्चन? इनके सर प्रश्न खत्म नहीं होंगे? तो फिर तो विदाई का समय आ गया है। तो हाँ, और प्रश्न हम लेके आपसे मैं पूछूंगा। कुलदीप सर। अच्छा, निर्मल जी बोल रहे थे क्या? बहुत अच्छा लगा सर। और क्या हुआ? कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। सर ये थोड़ा सर स्टेज फियर बहुत है सर, हैं? स्टेज पे आके बोलने का। जैसे सर आप जितना फ्रीक्वेंटली बोल पा रहे हैं सर मेरे को तो शुरू से यही रहा है कि स्टेज फियर बहुत रहा है। चलो, कोई भी चीज़ आती भी है तो उसे एक्सप्लेन मैं- करने में सर बहुत दिक्कत होती है, चाहे वो आती भी है, अच्छी तरह समझाने में भी आती है। बैठो। कोई चिंता की बात थोड़ी है, तुम्हें नेता थोड़ी बनना है भाई, प्रशासनिक अधिकारी बनना है। मैं समित सर बोलते हैं सर, कई सारे मैंने आईएएस ऑफिसर देखे हैं, उनके मॉक भी लिए हैं, आरएस के मॉक भी लिए हैं। तो कोई बहुत अच्छा वक्ता हो, वाचाल हो, ऐसा नहीं। समित सर को भी आपने देखा होगा, एकदम मन की बातें अच्छे से आपको कहते रहे लगातार। तो यही कहने आना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा भाषण देना नहीं आना चाहिए। मैं आपके वैसे निर्मल जी ने बता दिया, मैं भी आपका समाधान करता हूँ। मैं बार बार माइकल फिलिप्स का नाम ले रहा था ना,
100 किलो वजन उठाने की बात कर रहा था ना, मैं भी आया हूं तो इतना सारा लिख के लाया हूं। मेरे को यहाँ मेरे को आपसे छुपाते हुए कोई संकोच नहीं है कि मुझे एफिल टावर का उदाहरण ध्यान था, पर अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल मुझे याद नहीं था। मुझे उसकी ऊंचाई ध्यान थी कि 300 मीटर करीब है, 324 मीटर मुझे याद नहीं थी। एलिस इन वंडरलैंड और लुइस कैरोल याद था, 1865 याद नहीं था। अगेन, मैंने अगर आपसे 1 घंटे बात करी है तो मैंने 4 घंटे तैयारी करी है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। और निर्मल जी, मैं तो आखिरी बात यही कहूँगा कि मैंने जो आपको मेरे जीवन का जो समय दिया है और आपने भी अपने जीवन का अमूल्य समय मुझे दिया है, इसकी सफलता तभी है जब आप जो बच्चे बैठे हैं जोरदार तरीके से पढ़ाई करें, पूरी मेहनत करें, खूब डट के पढ़ाई करें। और आप में से कभी कोई एक भी बच्चा मुझे कभी मैसेज करके या मेरे ऑफिस आकर के मुझे बताएगा कि सर आपने उस दिन बताया था 26 जून को और मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आपकी बात से बहुत प्रभावित था। मैं समझता हूं कि मेरा ये 1 घंटे का या 60 मिनट का समय आपको देना ये सफल रहा। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण कारक आप स्वयं ही हैं। There is nobody else. You are the secret of your own success. It all depends on you and you alone. All the very best. Thank you.